हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला चैप्टर है विलियन। विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। क्योंकि देखिए, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। और देखिए, अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम विलियन क्या होता है। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक बर्तन है या पात्र है। अब इसमें देख लीजिए क्या है, ये पूरा एक विलियन है। इसमें देखिए दो कंपाउंड है, ए और बी समान संगठन कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए विलियन क्या होता है? विलियन मान लीजिए या तो देखिए चाय या शरबत, ये सभी क्या है? ये सभी विलियन है। तो देखिए लिखा है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ के जो मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलियन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे विलियन मान लीजिए क्या है? शरबत। मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया कि शरबत। अब देखिए, शरबत में क्या क्या घोला जाता है? चीनी भी घोला जाता है और जल भी घोला जाता है। तो जब चीनी और जल को घोलेंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए एक बात और, विलियन को क्या है? विलियन को पहले की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि शरबत से चीनी ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही हम जल को अलग कर सकते हैं। तो देखिए, विलियन में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यानी कि जैसे शरबत में चीनी और जल का घोल को क्या बोलेंगे? शरबत बोलेंगे, उसको हम विलियन भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको विलियन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए एक बात और, यहाँ से हम जान लेते हैं कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो देखिए, विलियन में जो कम मात्रा में हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं विलय। यानी कि शरबत में कम मात्रा में क्या होती है? चीनी होती है। और देखिए विलायक क्या होता है? विलायक होता है कि जो विलियन में अधिक मात्रा में हो, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा विलायक। यानी कि जल क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? चीनी विलय है। चीनी विलय इसलिए क्योंकि कम मात्रा में घोली जाती है। और देखिए जल क्या है? जल है विलायक क्योंकि अधिक मात्रा में घोला जाता है। तो विलियन देखिए, विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलियन मिलकर बना होता है विलय प्लस विलायक से। किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है विलियन। अब देखिए बात करते हैं विलय। तो देखिए, आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो कम मात्रा में हो वो क्या होगी? वो विलय होगी। और जो अधिक मात्रा में यूज होती है वो क्या होता है? वो विलायक होता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं विलय की परिभाषा। विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलय को इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सोल्यूट। तो देखिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। तो विलय किसको बोलते हैं? विलय बोलते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको भी बताया ना एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि चीनी, शरबत में जो चीनी घोली जाती है यानी कि कम मात्रा में घोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम विलय बोलते हैं। अब देखिए बात आती है विलायक की, यानी कि सॉल्वेंट की। तो देखिए विलायक क्या होता है? विलायक देखिए, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक किसे कहते हैं? कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम विलायक कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि जल विलायक है और चीनी क्या है? विलय है। अब देखिए नोट करके आप लिख लीजिए, विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। यानी कि विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको विलयन, विलय और विलायक अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, अब हम जानते हैं मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है। तो देखिए मोलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता किसे बोलते हैं? मोलरता को इंग्लिश में मोलैरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोलैरिटी। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक बर्तन है, बर्तन मान लीजिए, पात्र मान लीजिए। तो देखिए ये सारा क्या कहलाएगा? सारा कहलाएगा विलयन। लेकिन जो इसके अंदर घुला हुआ है यानी कि यहाँ पर है, वो क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ पे हम मोलरता में आपको ध्यान रखना है बस 1 लीटर, कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को। और विलय क्या होता है? जो बाहर से पदार्थ डाला जाता है,
क्योंकि बाहर से जो हम पदार्थ डालेंगे वो हम कम मात्रा में डालेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर हम चाय बनाएंगे, तो हम जब चाय बनाएंगे तो उसमें हम बाहर से क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे और चाय की पत्ती डालेंगे। यानी कि चाय की पत्ती और चीनी ये क्या होगी, ये हो जाएगी विलय। लेकिन जब हम उसमें पानी चढ़ाएंगे या दूध चढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा विलायक। तो देखिए यही है मोलरता में किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए बस आपको याद रखना है, विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए बात आती है इसके सूत्र की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में मोलरता से भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आगे की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोलरता में क्या है, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यानी कि कैपिटल M। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अपन विलयन का आयतन क्या है, लीटर में, यानी कि V क्या है, लीटर में। अब देखिए अगर हम इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। और देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यानी कि अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार के। तो यानी कि देखिए कैपिटल M हो जाएगा, कैपिटल M बराबर, अब देखिए लिखा है ना, विलय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू V ml में इंटू 1000। अगर हम यहाँ पे लीटर ये रहने देते तो फिर हमें यहाँ पे 1000 से गुणा नहीं करनी होती, लेकिन हमने यहाँ पर मिलीलीटर में चेंज किया है तो यहाँ पे इसलिए हमने 1000 से गुणा करी है। तो देखिए मोलारिटी का सूत्र क्या होता है, कैपिटल M इजिकल टू W अपॉन M इंटू V ml में इंटू 1000। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w हमारा विलय का भार, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है हमारा विलय का अणुभार, और स्मॉल v क्या है, विलयन का आयतन। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मोललता यानी कि मोलैलिटी क्या होता है। तो देखिए मोलैलिटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि विलय के, आपको बस इतना याद रखना है कि विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता या मोललता कहते हैं। अब देखिए मोलरता में आपने देखा, मोलरता में क्या था, मोलरता में था कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, उसमें क्या था, उसमें विलयन के 1 लीटर में घुले हुआ था। लेकिन यहाँ पे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता यानी कि मोलैलिटी। अब देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, एक पात्र है, बर्तन है या जार है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, विलायक। और यहाँ पे विलायक मोललता में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि क्या है, 1 किलोग्राम, कि किसी विलय के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और जो बाहर से पदार्थ डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। अब देखिए मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या था कि विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन मोललता में आपको ध्यान रखना है इसमें किलोग्राम में। तो विलायक का भार किलोग्राम में, यानी कि कैपिटल M हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, यानी कि स्मॉल n अपॉन कैपिटल W ग्राम में, सॉरी यहाँ पे देखिए ये क्या है, मोलों की संख्या स्मॉल n अपॉन W, क्योंकि विलायक का भार है ना ग्राम में, इंटू 1000। अब देखिए हमने यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में चेंज किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से गुणा कर दिया। अब देखिए बात आती है मोलों की संख्या निकालने की। तो हम जानते हैं मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार करके निकालेंगे। अब देखिए हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल M इजिकल टू, अब देखिए आप सोचोगे कि मैं मोललता को और मोलरता को हम कैपिटल M से क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम कैपिटल M से ही प्रदर्शित करेंगे, और जो हमारा जैसे न्यूमेरिकल में आंसर आएगा उसको हम, जैसे मान लीजिए 0.02, तो उसको हम क्या करेंगे, मोल, यानी कि कैपिटल M। तो देखिए कैपिटल M इजिकल टू W अपॉन M इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने सूत्र की क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। तो देखिए स्मॉल w क्या होता है, विलय का भार, स्मॉल m क्या होता है, विलय का अणुभार, और कैपिटल W होता है विलायक का भार। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए बात आती है मोल प्रभाज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल अंश बोल देते हैं। तो देखिए
इसे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल भर भर कर आते हैं। तो आपको मोलरता जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोल प्रभाज, अब देखिए मोल प्रभाज है मोलंश दोनों एक ही हैं, आपको पता होना चाहिए। तो किसी मिश्र में किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए कि किसी मिश्र में किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए ये कोई जार है, इसमें दो कंपाउंड घुले हुए हैं ए और बी। अगर देखिए हमें ए का मोलंश निकालना है यानी कि मोल प्रभाज निकालना है, तो देखिए x इजिकल टू एन ए, यानी कि ए के मोलों की संख्या अपॉन ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, यानी कि यहाँ पर ए के मोलों की संख्या अपॉन और देखिए दोनों के मोलों की संख्या, जिसका हमें निकालना है उसका आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का जोड़। अब देखिए अगर हमें बी कंपाउंड का निकालना होगा तो बी के मोलों की संख्या अपॉन ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, यानी कि इनका जोड़। यही हमारा मोल प्रभाज का फॉर्मूला है। तो देखिए और हम जानते हैं मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, भार बटे अनुभार करके, यानी कि n बराबर W अपॉन m। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो देखिए x से क्या है, x से हमारा a का मोलंश है और Na क्या है, Na है a के मोलों की संख्या। तो देखिए x से क्या है, a का मोलंश, Na क्या है a के मोलों की संख्या है, और x भी देखिए x भी क्या है b का मोलंश और n भी क्या है b के मोलों की संख्या है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हेनरी का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हेनरी का नियम, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए हेनरी, आप सोचोगे कि हेनरी कौन थे, तो हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है, तो ये नियम उनके नाम पर ही है, इसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब भी हेनरी का नियम आपके ध्यान में आए तब आपको बस एक बात याद होनी चाहिए कि स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, यानी कि हम समानुपाती है पी के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई जार है, बर्तन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ताप क्या है, स्थिर है। अब देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस ऊपर से जैसे नीचे प्रेशर से हम डालेंगे तो वो उतनी अधिक घुलेगी, यानी कि मान लीजिए जब हम कोई गैस ऊपर से नीचे, इस जार में हम कोई गैस यानी कि CO2 हम गैस इसमें ऊपर से नीचे बहुत प्रेशर से डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो सबसे ज़्यादा घुलेगी। यही हमारा हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि m समानुपाती किसके है, p के। तो देखिए यहाँ पर देखिए समानुपाती जिसको हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा m इजिकल टू KH इंटू पी। अब देखिए m क्या है, m है घुली हुई गैस की मात्रा, KH क्या है हेनरी नियतांक है और p क्या है, p हमारा दाब है। अब देखिए आ जाता है हेनरी के नियम की सीमाएं। अगर हेनरी का नियम आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो देखिए आपको बस उतना लिखना है, लेकिन अगर आपसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है तो आपको इसकी सीमाएं और इसका अनुप्रयोग जरूर लिखना है। तो देखिए बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो देखिए पहला, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यह सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेनरी का नियम किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। तो देखिए हेनरी का नियम किस पर काम करेगा, हाई टेम्परेचर पर और क्या, निम्न प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर। तो उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। अगला देखिए, अगला है यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो हेनरी का नियम किस पर लागू होता है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए बात आती है इसके अनुप्रयोग की। तो इसके अनुप्रयोग में देखिए पहला है शीतल पेय पदार्थ में, दूसरा है गोताखोर द्वारा, तीसरा है फेफड़ों की क्रियाविधि द्वारा। तो देखिए अनुप्रयोग, तो शीतल पेय पदार्थ में, गोताखोर द्वारा सांस लेने में और फेफड़ों की क्रियाविधि में हेनरी के नियम का उपयोग होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए परासरण दाब किसको बोलते हैं। तो देखिए परासरण, सबसे पहले हम परासरण जानेंगे, उसके बाद हम परासरण दाब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे परासरण। परासरण क्या होता है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए ये एक बर्तन है, गैस का जार है, अब इसमें देख लीजिए
ये क्या है, ये जो भरा हुआ है उसको क्या, ये सारे को क्या बोलेंगे, सारे को बोलेंगे विलयन, लेकिन जो इसमें भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, विलायक। तो देखिए विलायक, ये विलायक भरा हुआ है और बीच में क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है फ्रेंड्स, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो देख लीजिए विलायक का कम सांता, ये मान लीजिए कम सांता से, और देख लीजिए दूसरे पार्ट में अधिक सांता, यानी कि ये ऐसे एरो से जाएगी। तो विलायक का कम सांता वाले विलयन से अधिक सांता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको परासरण अच्छे समझ में आया होगा। कि देख लीजिए ये पूरा क्या होगा, विलयन होगा, लेकिन जो इसमें भरा हुआ है, कंपाउंड जो भरा हुआ है, तो वो क्या है, विलायक है। तो विलायक का कम सांता वाले विलयन से अधिक सांता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना परासरण कहलाता है। अब देखिए बात आती है परासरण दाब की। तो देखिए परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सूत्र है इसका PV = nRT। अब देखिए ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P = n, ये देखिए V इसके अपॉन में चला जाएगा, तो P = n/v × RT। अब देख लीजिए n/v किसके बराबर होता है, n/v होता है C के बराबर। तो हो जाएगा P = C × R × T, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P = CST। अब देख लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको केल्विन में चेंज करना होगा। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 उसमें जोड़ देंगे, यानी कि सेंटीग्रेड में क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे बात आती है क्वथनांक में उन्नयन की। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन है क्या। तो क्वथनांक में उन्नयन, तो किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से दर्शाते हैं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घुलने पर क्वथनांक में होने, यानी कि उन्नयन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या है फ्रेंड्स, उन्नयन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि। तो किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ, यानी कि ये कोई विलायक है, ये जो भरा हुआ विलायक है, इसमें कोई अवाशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और इसको हम डेल्टा TB से दर्शाते हैं। अब देखिए बात आती है क्वथनांक में उन्नयन की। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेल्टा TB = मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, KB। अब देखिए मोललता, मोललता क्या होता है, यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला लगा देंगे, w/m × W ग्राम में × 1000। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, डेल्टा TB = KB × w × 1000 अपॉन m × W। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देंगे। तो w क्या है, विलय का भार है, m क्या है, विलय का अणुभार है, और W क्या है, विलायक का भार है। अब देखिए आगे देखते हैं, डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, और KB क्या है, KB हमारा उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और हमसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आपको ये दोनों अच्छे से पता होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमांक में अवनमन, यानी कि अगर उन्नयन आए तो आपको पता होना चाहिए वृद्धि होगी, और अवनमन आए तो फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखिए हिमांक में अवनमन क्या है कि किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घुलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसे हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं फ्रेंड्स, इसको हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है कि किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घुलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, और इसको हम डेल्टा TF से दर्शाते हैं। और देखिए हम क्वथनांक में अवनमन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा TB से, और हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से। अब देखिए हिमांक में अवनमन बराबर है मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा मोललता। तो देखिए हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा TF = मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, KF × अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोललता को फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि w अपॉन m × W × 1000। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा TF = 1000 × KF × w अपॉन m × W। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो देखिए आ जाएगा डेल्टा TF बराबर क्या है, हिमांक में अवनमन, और KF बराबर क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, और w क्या है, विलय का भार है, m क्या है, विलय का अणुभार है, और W क्या है, विलायक का भार है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम राउल्ट का नियम, जिसे हम राउल्ट लॉ भी बोल देते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्य वैद्युत नवघटीय पदार्थ घुलने पर विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन विलय की मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्य वैद्युत नवघटीय पदार्थ घुलने पर विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक विलयन है। अब इसमें क्या है, इसमें जो घुला हो इसको बोलेंगे विलायक। तो हम कोई अवाष्य वैद्युत नवघटीय पदार्थ घोलेंगे तो विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन बराबर किसके है, विलय के मोल प्रभाज के। यानी कि वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0। अब देखिए विलय का मोल प्रभाज क्या है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे। तो तनु विलयन के लिए आपको एक बात जानिए, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। तो तनु विलयन के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तो देखिए हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब n क्या है, n क्या है, मोलों की संख्या। हम निकालेंगे इसका भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार से। तो यहाँ हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो देखिए यहाँ पर हमारा फाइनल सूत्र निकल कर आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देंगे। तो देखिए जब इसकी नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, PS क्या है, विलयन का वाष्पदाब, स्मॉल w है विलय का भार, स्मॉल m है विलय का अणुभार, कैपिटल W है विलायक का भार और कैपिटल M है विलायक का अणुभार। अब देखिए हम देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमा है। तो देखिए यह तनु विलयन पर लागू होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि राउल्ट का नियम किस पर लागू होगा, तनु विलयन पर लागू होगा। ऐसे ही हेनरी का नियम भी तनु विलयन पर लागू होगा। देखिए और सेकंड है, यह वैद्युत नवघटीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। थर्ड है, यह अवाष्य पदार्थ पर लागू होता है। और फोर्थ है, इसमें ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यानी कि हेनरी के नियम में क्या था, उसमें उच्च ताप और निम्न दाब था, लेकिन इसमें क्या है, राउल्ट के नियम में ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे, जिसको हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम कहते हैं। तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, कोई विलयन है और इसमें धातु की 2 छड़ लगी हुई हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आप देखिए इन पर क्या, इन पर 2 चार्ज लग रहे हैं, एक पर प्लस एक पर माइनस। तो जिस पर प्लस लग रहा है वो क्या होगा, वो एनोड होगा, जिस पर माइनस होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो लिखा है किसी वैद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि W समानुपाती किसके, Q के। अब हम जानते हैं Q बराबर, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी, धारा इंटू समय। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर W समानुपाती किसके हो जाएगा, यहाँ पे Q की जगह IT कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम समानुपाती को बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Z क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। तो देखिए W बराबर I इंटू टी। Z क्या है, Z रासायनिक सेल स्थिरांक है, Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा और T क्या है, T समय है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम, इसमें क्या है, इसमें यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो द्वितीय नियम क्या बोलता है कि यदि समान विद्युत धारा, यानी कि सेम क्या है, वैद्युत धारा I, सेम ही क्या, टाइम और क्या है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटन। देखिए क्योंकि वैद्युत अपघटन कौन कौन सा होता है, NaCl, जैसे उसमें था ना वैद्युत अपघटन क्या होता है, NaCl होता है। यहाँ पे मान लीजिए NaCl है, यहाँ ZnSO4 है, में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W1 समानुपाती किसके, E1 के, और W2 समानुपाती E2 के। यानी कि हो जाएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आता है मोलर चालकता
वह विशिष्ट चालकता। तो देखिए मोलर चालकता क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा m से दर्शाते हैं। तो देखिए मोलर चालकता क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा m से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये विलयन है, इसमें क्या है, कोई वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है। अब देखिए जब वैद्युत अपघट्य घुलेगा तो प्लस चार्ज एक तरफ हो जाएगा, माइनस चार्ज एक तरफ हो जाएगा। और जब भी मोलर चालकता है आपको पता होना चाहिए 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 ग्राम अणुभार के। तो मोलर चालकता में क्या था कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं और इसको हम लैम्ब्डा m से दर्शाते हैं। अब लैम्ब्डा m बराबर k × 1000/m। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो देखिए कि क्या विशेष चालकता है जिसे कप्पा बोलते हैं, m क्या है मोलर चालकता, और मात्रा क्या है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ये मात्रक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ ले जाता है। ज़्यादातर हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपको इसका मात्रक अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। तो देखिए विशिष्ट चालकता, जिसको तुल्यांकित चालकता भी बोलते हैं। तो देखिए विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो देखिए तुल्यांकी चालकता किसी वैद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्ब्डा EQ से दर्शाते हैं। तो जान देखिए उसमें क्या था, उसमें था 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, लेकिन इसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसको हम लैम्ब्डा EQ से दर्शाते हैं। तो देखिए लैम्ब्डा EQ इक्वल टू क्या होता है, k × 1000/n। अब देखिए बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे था लैम्ब्डा m यानी कि मोलर चालकता, और देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था m, लेकिन यहाँ पर क्या है n, और n क्या है, यहाँ पे नॉर्मलता है। तो देखिए बात आती है मात्रक की। मात्रक क्या है इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स या सीमेंस मीटर की पावर -2 तुल्यांक इनवर्स। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे बात आती है कालोश के नियम की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है, कालोश का नियम। तो देखिए कालोश का नियम क्या कहता है, अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो कालोश का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब हम जानते हैं मोलर चालकता क्या होता है, लैम्ब्डा m होता है, लेकिन यहाँ पर है ना अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, NaCl ZnSO4, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है। तो अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि मोलर चालकता लैम्ब्डा m है, और अनंत बोला ना अनंत तनुता पर, तो यहाँ पे अनंत लग जाएगा, अनंत लैम्ब्डा m लिखा है ना। फिर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों, हम जानते हैं इसमें धनायन क्या है, Na है, तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो हो जाएगा अनंत लैम्ब्डा m NaCl बराबर अनंत लैम्ब्डा m Na प्लस अनंत लैम्ब्डा m Cl-। अब देखिए बात आती है कालोश के नियम के अनुप्रयोग की। तो देखिए इसके अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, दूसरा है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, तीसरा है अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में, चौथा है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। सबसे इंपॉर्टेंट है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो देखिए किसी सांता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो वियोजन की कोटि बराबर क्या होता है, किसी सांता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को क्या बोलेंगे, वियोजन की कोटि। यानी कि किस सांता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि बोलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए नैनर्स समीकरण क्या होती है। तो देखिए नैनर्स समीकरण, तो नैनर्स क्या एक वैज्ञानिक का नाम है। तो नैनर्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, नैनर्स समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है। अब इसमें क्या है, वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है यानी कि ZnSO4 घुला हुआ है। तो देखिए ये जो धातु की छड़ है ये क्या हो जाएंगी, ये Zn की हो जाएंगी यानी कि जिंक की हो जाएगी। अब देखिए इस पर माइनस चार्ज है, इस पर है प्लस चार्ज। तो जिस पर माइनस चार्ज होगा उसको कैथोड बोलते हैं, जिस पर प्लस चार्ज होगा उसे एनोड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है Mn+, क्या है, जलीय विलयन है। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि
एस के लिए हमें क्या निकालनी होगी, समीकरण निकालनी होगी। अब देखिए आपको पता होना चाहिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब देखिए हो जाएगा E बराबर ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लोग बेस ई एम एस अपॉन एम एन प्लस। अब देखिए यहाँ पे था लोग बेस ई, जब हम इस लोग बेस ई को लोग बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा E बराबर ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लोग बेस 10 एम एस अपॉन एम एन प्लस। अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो ई क्या, ई है इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर क्या गैस स्थिरांक है, टी परमताप है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ फैराडे नियतांक है, एम क्या है धातु है और एम एन प्लस क्या है धातु की सांद्रता है। अब देखिए इनका मार्क आर क्या है, आर क्या है रेडियो पर नियतांक एक गैस स्थिरांक, तो 8.31 और टेम्परेचर क्या है 273 प्लस 25 तो हो जाएगा 298 केल्विन। एफ क्या है, एफ है 96,500 और एम क्या है 1 है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको ये जो सूत्र है ये सूत्र आपके लिए न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसकी उपयोगिता 1 नंबर में पूछ ली जाती है, तो इसकी उपयोगिता देख लेंगे कि इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जा सकती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। फिर से देख लीजिए, जब किसी धातु की छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड पर कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर क्या हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोई विलयन है, अब इसमें क्या है Zn घुला हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें धातु की छड़ लगी हुई है जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर क्या हो जाता है, एक विभव स्थापित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि ये जो देखिए इसमें Zn घुला था, तो ये जो इलेक्ट्रोड है धातु की छड़ है ये जिंक की हो जाएगी और देखिए इनकी सतह पर जो एक विभव उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलिए, आगे देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपको 3 बात याद करनी है कि एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोल सांद्रण। तो देखिए यहाँ पर भी चित्र ऐसे ही बनेगा। तो एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर जो विभव स्थापित हो जाता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसको हम ई नोट से दर्शाते हैं। अब आगे चलिए, आगे देखिए कुछ आती है महत्वपूर्ण परिभाषा। तो महत्वपूर्ण परिभाषा देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ई। तो मात्रक क्या है, इसका मात्रक है ओम। अब देखिए कई बार हमसे पूछा जाता है, 2023 में पूछा गया कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि आर अनुक्रमानुपाती एल के, और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती है ए के। अब आगे चलिए, आगे देखिए बात आती है चालकता की। तो चालकता क्या है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। तो सी बराबर क्या होता है 1/r। और देखिए मात्रक हम इसका कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो ये जाएगा 1/ओम या ओम इनवर्स या मोह या साइमन भी बोल देते हैं। अब देखिए बात आती है सेल स्थिरांक की। तो सेल स्थिरांक क्या होता है कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसको एक्स से दर्शाते हैं। तो देखिए सेल स्थिरांक क्या होता है कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। उसको हम क्या करेंगे, एक्स से दर्शाते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा एल अपॉन ए। बात आती है मात्रक की। मात्रक क्या है, स्मॉल एम अपॉन एम स्क्वायर। तो इस एम से ये एम कैंसिल, तो हो जाएगा एम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए बात आती है विशेष चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। तो हो जाएगा कि बराबर सी इंटू एक्स की। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं विशेष प्रतिरोध किसको बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स इन सभी के मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं और इसका सूत्र भी। तो देखिए विशेष प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशेष प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से दर्शाते हैं। अब देखिए अगर आपको विशेष प्रतिरोध नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे,
आप ये सूत्र कैसे निकालेंगे? सूत्र निकालेंगे प्रतिरोध के फॉर्मूले से, क्योंकि ये जो सभी है ना टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रतिरोध से विशेष प्रतिरोध तो आ जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ई। अब हमें क्या निकालना है? विशेष प्रतिरोध निकालना है। हम जानते हैं विशेष प्रतिरोध किससे डिनोट करते हैं? रो से, तो आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो देखिए बात आती है मात्रक की। मात्रक हो जाएगा, हम निकालेंगे, हम जानते हैं आर का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का एम स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक एम। तो इस एम स्क्वायर से ही हम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं विशेष चालकत्व। तो देखिए विशेष चालकत्व क्या होता है? विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशेष चालकत्व कहते हैं। इसे के यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो के बराबर क्या होता है? 1 अपॉन रो। और देखिए रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है आई अपॉन एल। तो जब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? एल ऊपर चला जाएगा और आर ए नीचे रह जाएगा। तो यानी कि के कप्पा बराबर एल अपॉन आर ए। अब देखिए हम क्या करेंगे इसका मात्रक। तो इसका मात्रक भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में हमसे 2 सेट में पूछा गया था। तो देखिए मात्रक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या प्रति ओम प्रति मीटर, या साइमन प्रति मीटर, या मोह प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया? आज की वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एकदम बेसिक से किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।